गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। आइए इस अधिनियम के बारे में जानें। 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक दूसरा अधिनियम पारित किया गया जिसमें आंशिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारत के गवर्नर जनरल चेम्स्फोर्ड थे। इसीलिए इस सुधार अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे मॉन्टफोर्ड सुधार या 1919 के भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू ने भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्स्फोर्ड तथा भारत के राष्ट्रवादियों से भेंट करके एक समिति का गठन किया जिसमें भूपेंद्रनाथ बसु को भी शामिल किया गया। समिति ने सुधारों का एक मसौदा तैयार किया और प्रस्तावित सुधारों को एक अंतिम प्रारूप देते हुए जुलाई 1918 को प्रकाशित किया। इसी के आधार पे 1919 का ये भारत सरकार अधिनियम हमारे सम्मुख आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में की प्रस्तावना में मॉन्टेग्यू घोषणा में निहित तत्वों का समावेश किया गया। प्रस्तावना में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें सबसे पहला था, भारत ब्रिटिश सरकार का एक अभिन्न अंग है। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी जो कि क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। तीसरी चीज, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ाई जाएगी। साथ ही स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का शनै शनै विकास किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि प्रांतों में स्वायत्त शासन के विकास के साथ ही प्रांतों को केंद्र सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो मुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार की मनोभावना रखते हुए ये जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। अब सबसे पहले हम देखें मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार को पारित करने के क्या कारण थे, अर्थात वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आया या ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें ये सुधार अधिनियम लाना है। और उसके लिए सबसे पहला कारण है मॉर्ले मिंटो सुधारों से असंतोष। 1909 में लाए गए मॉर्ले मिंटो सुधारों से देश में बड़ी निराशा फैली क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी अधिकारियों का बहुमत रखा गया था और प्रांतों की विधान परिषदों में चाहे सरकारी अधिकारियों का बहुमत नहीं रखा गया था, परंतु चुने हुए सदस्य अभी भी थोड़ी संख्या में थे। प्रांतों की विधान परिषदों में सरकारी अधिकारी और नामजद गैर सरकारी अधिकारी दोनों मिलकर भी चुने हुए सदस्यों से अधिक हो जाते थे। चुनाव की सांप्रदायिक प्रणाली के कारण चुने हुए सदस्य भी सरकार का बहुत कम विरोध करते थे। इसलिए विधान परिषदों के हाथ में सरकार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं आया था। वे केवल बहस करने वाली सोसाइटी बन गए थे। जहां इन सुधारों ने लोकतंत्र का चुनाव सिद्धांत स्वीकार कर लिया, वहां लोकतंत्र विरोधी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी इसमें जोड़ दिया गया। इन्हीं कारणों से न केवल क्रांतिकारी और उग्रवादी अपितु उदारवादियों को भी इन सुधार अधिनियम से कोई संतुष्टि नहीं मिली। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने इसका विरोध किया। उदारवादियों ने विधान परिषदों में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के रद्द कराने की मांग भी की और इस तरह से ओवरऑल जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय विचार थे वे सभी मॉर्ले मिंटो सुधारों से असंतुष्ट थे। दूसरी चीज थी सरकार की दमनकारी नीति। यद्यपि उदारवादी 1909 के सुधारों की त्रुटियों से अच्छी तरह परिचित थे, फिर भी वो सरकार को पूर्ण सहयोग देने का समर्थन कर रहे थे, वो इसके पक्ष में थे। तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था। श्री अरविंद घोष राजनीति से अलग हो गए थे, वो पांडिचेरी में तपस्या और योग अभ्यास करने लगे थे। 1909 में भारतीय प्रेस अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार पत्रों की
स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। 1911 में जो राजद्रोह सभा अधिनियम यानी जो सेडिशन मीटिंग एक्ट पास किया गया, उसके द्वारा सरकार के विरुद्ध सभा करने पर कड़ा दंड दिया जाने लगा था। इसके साथ ही 1913 में राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए फौजदारी संशोधन अधिनियम, जो कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो पास किया गया। भारतीय विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों के घोर विरोध के बावजूद ये सब बिल पास करके कानून बना दिए गए और इससे सरकार ने क्रांतिकारियों और उग्र राष्ट्रवादियों को दबाने का पूरा प्रयत्न किया। इस कारण से भी, या सरकार की ये जो दमनकारी नीति थी, इसके परिणाम स्वरूप भी जो राष्ट्रवादी थे, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय विचार थे, वो सब एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। तीसरी चीज थी, सरकार के प्रति मुसलमानों के रुख में परिवर्तन आया। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति 1918 में हो गई थी। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों और टर्की के बीच में एक संधि हुई। अंग्रेजों ने टर्की के सुल्तान, जो कि मुसलमानों का खलीफा भी थे, उन्हें गद्दी से उतार दिया, क्योंकि वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हुए थे और टर्की के साम्राज्य के टुकड़े करके उसमें काफी भाग पर अंग्रेजों ने स्वयं का अधिकार भी कर लिया। इससे भारतीय मुसलमानों में बहुत रोष पैदा हो गया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाने का निश्चय किया और इसीलिए 1920 में मुसलमानों के सहयोग से गांधी ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। तो एक प्रकार से जो रुख था मुसलमानों का, वो परिवर्तित हुआ सरकार के प्रति, और इस मुसलमानों के रुख के परिवर्तन से भी ब्रिटिश सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि किस तरह से वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, या जो भारतीय राजनीति में सक्रिय नेता हैं, उनको किस तरह से अपने अधिकार में पुनः ले, और ताकि जो ये उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति जो पुष्पित पल्लवित हो रही है, उसको भी जो है उसको वापस आगे चालू कर सकें। तो इसलिए भी उनको एक सुधार अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को पारित करने के कारणों में एक प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी रहा। 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने बड़ी संख्या में और बढ़ चढ़कर ब्रिटिश सरकार का प्रथम महायुद्ध में साथ दिया। इस साथ देने के परिणाम स्वरूप उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ था कि अगर वो ब्रिटिश सरकार की इस विकट परिस्थिति में मदद करते हैं तो बदले में ब्रिटिश सरकार भी उनको कुछ देगी, और इसीलिए भारत में स्वशासन की मांग बहुत तेज हो गई थी। पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री एस्क्विथ के आश्वासनों ने कि वो भारत की समस्याओं और भारत के दृष्टिकोण पे विचार करेंगे, और आगे चल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज की इस घोषणा ने कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उष्णकटिबंधीय देशों यानी ट्रॉपिकल कंट्रीज पर लागू किया जाएगा, के कारण भारत में एक नई आशा और उमंग का संचार हुआ। उन्होंने ये सोचा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंकुशवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को भी एक अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस आशा में, और ये जो दोनों प्रधानमंत्रियों का जो एक प्रकार का समर्थन था या उनकी जो बात थी, उससे भी एक उनको महसूस हुआ कि शायद ऐसा होगा। लेकिन जब अंग्रेज इस युद्ध में उनको जीत हासिल हुई तो उसके बाद अंग्रेज बहुत खुश थे इससे, इस विजय से वो बिल्कुल फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन उन्होंने तुरंत ही भारत की जो आकांक्षाएं थी स्वशासन की, उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी, और युद्ध के बाद भारतीयों को ऐसा लगा कि उनके पास केवल कटे फटे या जो युद्ध में घायल सैनिक हैं, यतीम विधवाएं हैं, दिवालियापन है, और बाकी जो कुछ वो अपेक्षा ब्रिटिश सरकार से कर रहे थे वो उनको कुछ भी हासिल नहीं हो सकती। और इसी के कारण
जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने आंदोलन को तेज कर दिया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एन ए बेसेंट ने जो होम रूल लीग आंदोलन था उसको तेजी से आगे की ओर बढ़ाया। तो ये जो पहले महायुद्ध के परिणाम स्वरूप जो आकांक्षाएं और अभिलाषाएं ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की थी वो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं हुई और उनके पूर्ण न होने की वजह से भी एक निराशा का भाव आ गया और एक ऐसा भाव भारतीयों के मन में आया जिससे कि उनको लगा कि उन्होंने जिस तरह का सोच रखा था ब्रिटिश सरकार से और ये सहायता की थी प्रथम महायुद्ध में वो उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इससे भी उनमें एक घोर निराशा का भाव जागृत हुआ। इस निराशा को भी एक तरह से कम करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लाना आवश्यक हो गया था। इसके साथ ही मेसोपोटामिया की जो घटना है उसका भी एक असर इस सुधार आंदोलन के आने की पृष्ठभूमि में रहा। टर्की के विरुद्ध मेसोपोटामिया में भारत सरकार प्रथम महायुद्ध के समय संघर्ष कर रही थी, परंतु उसमें उनकी हार हुई क्योंकि सैनिकों की सुविधा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था और इससे ये जो मेसोपोटामिया में दुर्घटनाएं घटित हुई, इस दुर्घटना की जांच करने के लिए कमीशन को बिठाया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार बिल्कुल अयोग्य है और भारतीयों से पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए उसको स्वशासन देना आवश्यक है। इस बात से भी एक तरह से भारतीयों के मन में ये आशा जगी कि वो अब शायद ब्रिटिश सरकार इस कमीशन की बातों पे ध्यान देते हुए ये सोचेगी कि भारतीयों को कोई सुधार अधिनियम दिया जाए जिससे कि भारतीयों को स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और इससे भी ये जो सुधार आंदोलन था वो ऐसा महसूस किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा कि मिल पाएगा। और ये कुछ कारण भारत की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाने के पीछे की पृष्ठभूमि के कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा भी कई सारी घटनाएं ऐसी घटी जो घटती चली जा रही थी, उनको भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि 1911 का जो दिल्ली दरबार था जिसमें कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां जो चलाई जा रही थी इसके परिणाम स्वरूप भी एक निराशा का वातावरण था और उसको संतुष्ट करने के लिए आवश्यक था कि कोई सुधार दिया जाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या जो भी भारत के अंदर सक्रिय तौर पे राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनको संतुष्ट किया जा सके और इसी के लिए 1919 का यह अधिनियम लाया गया।